नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मनोज कुमार चौधरी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार सुनिए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने विश्व भर में रह रहे भारतीय डायस्पोरा से संपर्क साधने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल तथा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कल एक ट्वीट के माध्यम से मंत्री ने कहा कि हमारे प्रवासियों, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित दूतावासों के बीच ये पोर्टल एक गतिशील संचार मंच की तरह काम करेगा तथा भारतीय डायस्पोरा के साथ और तीव्रता से संपर्क साधने में सहायक होगा। 30 अक्टूबर को VBM फ्लाइट से कोविड-19 महामारी के केंद्र रहे चीनी शहर वुहान की यात्रा पर गए भारतीय यात्री जिन्हें अपने गंतव्य के रूप में पेइचिंग जाना था, वे सभी अनिश्चय की स्थिति में हैं, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने पेइचिंग शहर की ट्रेन या फ्लाइट से यात्रा करने के लिए उनके पासपोर्ट को प्रतिबंध मुक्त नहीं किया है। क्वारंटीन की अवधि पूरी करने के बाद उन्हें पता चला कि वुहान पहुंचने पर उनके संक्रमित पाए जाने पर उनके पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया गया है। बहरहाल ये प्रतिबंध केवल पेइचिंग के लिए है तथा वे अन्य किसी चीनी शहर की यात्रा कर सकते हैं। भारतीय परिवारों ने निर्धारित 28 दिन के स्थान पर 50 दिन की क्वारंटीन अवधि को पहले ही पूरा कर लिया है और उनके पास संक्रमण से मुक्त होने की स्थानीय अधिकारियों की जांच की 10 रिपोर्ट हैं, लेकिन वे सभी व्यर्थ हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस मामले से अवगत नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 21,821 नए मामले सामने आए। अब तक देश में संक्रमित लोगों की संख्या 1,02,66,674 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में हुई 299 मौतों को मिलाकर अब तक इस संक्रमण से 1,48,738 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय देश में संक्रमण के 2,57,656 सक्रिय मामले हैं। कल स्वस्थ हुए 26,139 लोगों को मिलाकर अब तक 98,60,280 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 96.04% हो गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगा प्रतिबंध अगले वर्ष 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। एक परिपत्र में DGCA ने कहा है कि मालवाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत की गई उड़ानों पर ये रोक लागू नहीं होगी। उड्डयन निदेशालय ने कहा है कि हालांकि चुनिंदा हवाई मार्गों पर प्रत्येक उड़ानों के बारे में विचार के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी रहेंगी। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष 23 मार्च से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगी है, लेकिन वंदे भारत मिशन और बबल व्यवस्था के अंतर्गत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। बबल व्यवस्था द्विपक्षीय समझौता है जिसमें दो देश कुछ नियमों और प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर सकते हैं। समूचे नागालैंड राज्य को 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि पूरा नागालैंड अशांत और खतरनाक स्थिति में है और नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समूचे नागालैंड राज्य को 6 माह की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है।
नागालैंड में पिछले कई दशकों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम लागू है। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों के मुद्दों पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक कल वर्चुअल तरीके से हुई। बैठक में मछुआरों और मछली पकड़ने की उनकी नौकाओं से संबंधित उन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई जो दोनों देशों के द्विपक्षीय एजेंडे में कई वर्षों से रहे हैं। इस वर्ष 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन में मछुआरों से जुड़े सभी मुद्दों पर नियमित सलाह मशविरे और बातचीत जारी रखने की सहमति बनी थी। इस सिलसिले में हुई कार्य समूह की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव डॉक्टर राजीव रंजन ने किया। उन्होंने कहा कि भारत मछुआरों और उनके जीवन से संबंधित सभी मुद्दों पर मानवीय तरीके से और पहले बनी समझदारी के आधार पर श्रीलंका के साथ रचनात्मक तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय पक्ष ने इस दौरान श्रीलंका के नौसेना की ओर से पकड़े गए 40 मछुआरों और 6 नौकाओं की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। ये प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें राजनयिक और अन्य मदद उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। भारतीय पक्ष ने फिर कहा कि श्रीलंका ने राष्ट्रपति के भारत दौरे में भारतीय मछुआरों की नौकाओं को छोड़ने के संबंध में वादा किया था। दोनों पक्षों ने नौसेना और तटरक्षकों की गश्ती, उनके हॉटलाइन संपर्क, समुद्री पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक नियत करने और अन्य संबंधित मुद्दों पर आपसी सहयोग के बारे में भी विचार विमर्श किया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के जिस नए किस्म का पता चला है, उससे अमेरिकी राज्य कोलोराडो के एक व्यक्ति के संक्रमित होने की खबर मिली है। इस नए वायरस से संक्रमित 20 वर्षीय इस व्यक्ति ने हाल ही में किसी जगह की यात्रा नहीं की थी। रोगी को अलग थलग रखा गया है। कोलोराडो के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि वे नई किस्म के इस वायरस के संभावित संक्रमित लोगों की पहचान कर रहे हैं। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टीका वितरण के मामले में ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण का कार्यक्रम बहुत देर में शुरू किया गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस के 1 करोड़ 90 लाख से अधिक मरीज हैं। अब तक 3,37,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस की ये नई किस्म बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये घातक भी हो। भारत तथा कंबोडिया के बीच के सदियों पुराने सभ्यतागत तथा मित्रवत संबंधों में एक और गौरवशाली अध्याय जुड़ गया, जब भारतीय नौसेना के जहाज INS किल्तान ने कंबोडिया के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 3000 बाढ़ राहत किट्स वाली 15 टन बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय नौसेना के मिशन सागर 3 के अंतर्गत 29 दिसंबर 2020 को INS किल्तान सिनोवेल बंदरगाह पहुंचा। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा तथा विकास सागर के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप ये अभियान चलाया जा रहा है। रॉयल कंबोडियन नेवी की तरफ से कमोडोर सोखेमेरा ने INS किल्तान के आगमन का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा कंबोडिया के लोगों को राहत प्रदान करने संबंधी इस मानवीय भाव के लिए भारतीय सरकार को धन्यवाद दिया। 30 दिसंबर 2020 को भारत सरकार की ओर से नॉम पेन्ह के भारतीय दूतावास के संबंधित मामलों के प्रभारी तथा दूसरे सचिव राजनीति तथा वाणिज्य के श्री B सुब्बा राव ने सामदेक टेको हुन सेन और आपदा प्रबंधन के सलाहकार की राष्ट्रीय समिति के स्थायी उपाध्यक्ष कंबोडिया गणराज्य के प्रधानमंत्री HE श्री हांग समोएन को 15 टन बाढ़ राहत सामान सुपुर्द किया। कंबोडिया की रॉयल सरकार की ओर से बाढ़ राहत सामग्री स्वीकार करते हुए HE समोएन ने दोनों देशों के बीच के सशक्त मित्रवत संबंधों को स्मरण किया तथा कंबोडिया के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए इस तरह की उदार भावना प्रदर्शित करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया।
पुलिस तथा प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि बुधवार को पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में एक हिंदू मंदिर पर हजारों लोगों ने हमला किया तथा उसमें आग लगा दी। सोशल मीडिया पर दिख रहे वीडियो में मंदिर को नुकसान पहुंचाने के लिए हथौड़ों का प्रयोग लोग कर रहे हैं और उस स्थान से धुआं उठ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी पेशावर के दक्षिण पूर्व के लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित कराक जिले के एक सुदूर गांव में ये घटना घटी। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव तथा हिंसा सामान्य बात है। यहाँ की आबादी में 97% मुस्लिम हैं तथा लगभग सिर्फ 2% हिंदू हैं। इस महीने की शुरुआत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को विशेष चिंता के देशों की एक सूची में रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। दोस्तों, आज राजधानी से प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों ने कई मुद्दों को अपने संपादकीय लेखों में जगह दी है। दैनिक पंजाब केसरी के संपादकीय लेख का शीर्षक है, विश्व में फैल रही है हिंसा, रक्तपात और असंतोष की आग। अखबार अपने संपादकीय में कहता है कि हिंसा की घटनाएं विश्व में लगातार बढ़ रही हैं। विकसित और विकासशील देश समान रूप से इसकी चपेट में आए हुए हैं, जिससे जान माल की भी भारी क्षति हो रही है। आज अशांति, रक्तपात तथा असहिष्णुता का शिकार होकर अधिकांश विश्व किस कदर विनाश के कगार पर पहुंच गया है, इसके ताज़ा उदाहरण हैं 19 दिसंबर को नाइजीरिया के जमफारा प्रांत के कोरा नामोदा क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अधिकारी के काफिले पर हमले में 3 पुलिस अधिकारियों समेत 8 लोगों की मौत। फिर 20 दिसंबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कार बम विस्फोट में 9 लोगों की मौत और 21 दिसंबर को बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध मोर्चा खोलने वाली करीमा बलोच का शव कनाडा के टोरंटो में रहस्यमय हालात में पड़ा मिलता है। 23 दिसंबर को अखबार याद दिलाता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के उपनगर सेंट जस्ट में घरेलू हिंसा की शिकायत की जांच करने गए 3 पुलिस अधिकारियों पर हिंसा के आरोपी ने ही अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला। 24 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में अज्ञात लोगों ने टीएमसी नेता मनोरंजन डे को गोली मारकर घायल कर दिया। और 26 दिसंबर को अफगानिस्तान के काबुल में बम धमाकों में 2 पुलिस कर्मचारियों सहित 4 लोगों की मौत हुई और अन्य अनेक घायल हो गए। अखबार याद दिलाता है कि अभी हाल में 28 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को चाकू से ताबड़तोड़ वार करके मार डाला। और फिर 29 दिसंबर को पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में मोप्तो प्रांत के हुम्बोरी इलाके में आतंकवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में वहां आतंक विरोधी अभियान में शामिल फ्रांस के 3 सैनिक मारे गए। फिर 29 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के वर्कर धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 29 दिसंबर को ही आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले के गूडातुरु शहर के सोमुलावरी पिल्ले गांव में तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ नेता नंदम सुब्बैया को कुछ लोगों ने निर्ममता पूर्वक मार डाला। और 29 दिसंबर को ही पाकिस्तान के पेशावर में भूमि विवाद को लेकर हुई गोलाबारी में 4 लोग मारे गए। अखबार कहता है कि दुनिया के अधिकांश देशों में इस तरह की हिंसा की लगातार लहर है। बढ़ रही बंदूक संस्कृति और लोगों में घट रही सहनशीलता का ये दुष्परिणाम है कि दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं और दुनिया में तबाही हो रही है। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो लोगों में भय एवं असुरक्षा की भावना बढ़ेगी और उनका जीवन दूभर हो जाएगा। इसलिए मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये सिलसिला आखिर कहां जाकर थमेगा। ये था संपादकीय पंजाब केसरी का। और अब एक नजर दैनिक अमर उजाला के संपादकीय पर। अखबार कहता है कि अब जब ये निराशाजनक साल खत्म होने को है तो ये जानना जरूरी है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान सुनी गई मौत, बीमारी, विनाश और नुकसान की कहानियों से आखिर हमने क्या सीखा है। कोविड-19 ने महीनों तक हमें अपने घरों में कैद रखा और अब भी व्यापक यात्रा प्रतिबंधित है।
लेकिन उसी वजह से दिल्ली को ज़्यादा करीब महसूस किया जा सकता है। 2 करोड़ की आबादी वाले इस महानगर की गलियों से गुजरते हुए अजनबियों से अप्रत्याशित बातचीत का मौका मिलता है, ऐसा संपादक ने लिखा है। सदियों से अलग अलग शहरों से आए लोगों के मिश्रण से बना है दिल्ली, जो विरोधाभासों से भरा है। करीब 2800 एकड़ में फैली दिल्ली का नई दिल्ली कही जाने वाला लुटियन दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहां इस महानगर के ताकतवर और विशेषाधिकार प्राप्त लोग रहते आए हैं। लेकिन एक और भी दिल्ली है जहां सब्जी बेचने वाले आदमी को उत्तरी दिल्ली में पेड़ पर रहना पड़ता है, क्योंकि वो इतना नहीं कमाता कि झुग्गी में एक छोटा सा कमरा भी वो किराए पर ले सके। अखबार कहता है कि दिल्ली के गरीबों की कहानी एक स्तर पर इस देश के विशाल असंगठित क्षेत्र की कहानी है, जो औपचारिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखती है। भारत में 80% से अधिक श्रमिक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, जो रोजगार सुरक्षा के बगैर दैनिक मजदूरी पर पलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाली शहर की आबादी 6.5 करोड़ है, जो कुल शहरी आबादी का 17% है। ताज़ा आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में 17 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं या हर महीने 1134 रुपए से कम पर गुजारा करते हैं। दिसंबर में भूख पर हुई सुनवाई में झुग्गी में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर, निर्माण उद्योग के श्रमिक, बेघर एवं दिव्यांगों ने भी अपनी समस्याएं बताईं। प्रभावित लोगों ने आभासी तरीके से कोई सामाजिक संरक्षण न मिलने और अपने अधिकारों के हनन की त्रासद कहानियां भी सुनाई। विकासशील दुनिया और विश्व के कई शहरों की तरह दिल्ली में शहरी गरीब और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होने का मतलब केवल कम आय नहीं है, बल्कि स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, आवास और स्वास्थ्य सेवा तक अपर्याप्त पहुंच भी है। ये अनौपचारिक व्यवस्था ही है जो भारत में लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। अखबार कहता है कि हमारे पास अब भी इस क्षेत्र की उत्पादक क्षमता के बेहतर दोहन के लिए कोई सुसंगत नीति नहीं है और उसे बदलने की जरूरत है। ये थे विचार आज विभिन्न समाचार पत्रों के, और इसके साथ ही समाप्त होता है हमारा ये कार्यक्रम। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। सामयिक वार्ता। विषय: भारत ने आंखों के कैंसर के उपचार में उपलब्धि हासिल की। आलेख समाचार विश्लेषक पद्म सिंह का, वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। 31 दिसंबर 2020 के लिए। भारत ने आंखों के कैंसर के उपचार में आधुनिक तकनीक विकसित कर ली है। ये सामान्य लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। ये तकनीक बहुत महंगी भी नहीं है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई ने ऑक्यूलर ट्यूमर के उपचार के लिए पहले भारतीय रुथेनियम 106 प्लाक के रूप में आंखों के कैंसर का उपचार तलाश लिया है। आंखों के ट्यूमर या ऑक्यूलर ट्यूमर कोशिकाओं के ऐसे संग्रहण को कहा जाता है जो बेहद हानिकारक हो सकता है। आंखों के ट्यूमर में मेटास्टैटिक सबसे सामान्य ट्यूमर है। ये दूसरे दर्जे के ऐसे ट्यूमर होते हैं जो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैंसर रोग फैलाते हैं। आमतौर पर ये फेफड़ों, छाती, आंतों और पौरुष ग्रंथियों या प्रोस्टेट को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्यूलर मेलानोमा सामान्य तौर पर ऐसा बड़ा ट्यूमर होता है जो आंखों को प्रभावित करता है। इसे यूवियल या रंजित पटल संबंधी ट्यूमर भी कहते हैं। ये आंखों में रंग वाली कोशिकाओं से बनते हैं और 3 प्रमुख हिस्सों को प्रभावित करते हैं। इन 3 हिस्सों को मिलाकर ही यूविया बनता है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये उपचार विकसित करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई की सराहना की है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शल्य चिकित्सकों की भूमिका सहज रही और ये प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रही है। ये उल्लेखनीय है कि पिछले साल अक्टूबर में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव तथा अध्यक्ष डॉक्टर KN व्यास ने श्री जितेंद्र सिंह से नेत्र रोग व उपचार से जुड़ी विस्तृत वार्ता की थी। इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हस्तक्षेप से परमाणु ऊर्जा विभाग ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नेत्र विज्ञान केंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्र के साथ सहभागिता की।
इसके बाद एम्स नई दिल्ली ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित प्लाक का आंखों के कैंसर के उपचार हेतु प्रयोग करने की सहमति व्यक्त की और सितंबर 2020 में एक मरीज के उपचार के लिए पहली बार इस तरीके का इस्तेमाल किया गया तथा परिणाम संतोषजनक रहे। एम्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्र के प्रमुख तथा प्राध्यापक डॉक्टर अतुल कुमार ने कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित बार्क प्लाक का इस्तेमाल ऑक्यूलर कैंसर के 7 मामलों में किया गया, जिनमें से 2 मामले बच्चों के रेटिना को प्रभावित करने वाले रेटिनोब्लास्टोमा के मामले थे, 2 रंजित पटल संबंधी मामले, 2 मामले नेत्र में एक प्रकार की गांठ या रसौली के तथा 1 मामला रक्त वाहिका से जुड़ा था। शल्य चिकित्सकों के लिए ये प्रक्रिया सहज रही और आरंभिक परिणाम संतोषजनक हैं। इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले लगभग 5 वर्षों से परमाणु ऊर्जा विभाग साधारण जन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपनी गतिविधियों में विविधता लाया है। उन्होंने कहा कि नेत्र कैंसर के उपचार हेतु प्लाक विकसित करना भी चिकित्सा प्रबंधन क्षेत्र में इसी प्रकार की एक नई पहल है। उन्होंने कहा कि ये उपचार मरीजों के लिए बेहद सरल और सस्ता होगा। इसी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये भी सूचना दी कि असम गुवाहाटी के बोरोहो कैंसर अस्पताल ने मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के साथ गठजोड़ किया है, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में कार्य करता आया है। इसी संस्थान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र का प्रथम कैंसर उपचार केंद्र भी आरंभ किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग अन्य कई क्षेत्रों में भी योगदान कर रहा है, जैसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र सुरक्षा कर्मियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार कर रहा है और कृषि क्षेत्र में सहयोग करते हुए खाद्य उत्पादों तथा सब्जियों को अधिक समय तक टिकाए रखने के लिए विकिरण तकनीक पर कार्य किया जा रहा है। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।